हेलो बच्चों। तो अभी तक हम ट्राइगोनोमेट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का। और आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री के एप्लीकेशन हम सीखने हैं। ट्राइगोनोमेट्री जो अलजेब्राइक ट्राइगोनोमेट्री होती है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। कैसे कैसे हम ऑपरेशंस ट्राइगोनोमेट्री में करते हैं वो सारी चीजें हमने सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में। अब ट्राइगोनोमेट्री का एप्लीकेशन होगा, और एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री में आपको ना सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ने वाली है वो टेबल जो बनवाई गई थी यहाँ पर। ठीक है, टेबल जिसमें साइन के, कॉस के, टेन के, कॉसेक के, कॉट के और सेक के वैल्यूज लिखे हुए थे। ठीक है, आपकी बुक एनसीईआरटी में भी वो टेबल बने हुए हैं। तो उस टेबल में जो साइन कॉस टेन की जो वैल्यूज लिखी हैं, डिफरेंट एंगल्स की जो वैल्यूज लिखी हैं, सिर्फ उसी टेबल की यहाँ पर जरूरत पड़नी है आपको। तो एक्चुअली में अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़नी है। ठीक है, तो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एंगल्स की। बस पूरा चैप्टर जो है ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री है उसी पर बेस्ड है। तो चलिए, इस चैप्टर में बहुत थोड़ी सी थ्योरी है, उसके बाद बहुत 2-3 टर्म्स जानने हैं, और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीजें जानने हैं फटाफट हम सीखते हैं, फिर चलते हैं एग्जाम्पल पर। जो हमें नई चीजें जाननी है वो क्या है, तो हम इसमें 2-3 चीजें जानेंगे। नहीं, जैसे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट जानेंगे यहां पर। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 3 चीजें हम यहां पर सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और इन 3 चीजें सीखने के बाद हम एग्जांपल्स पे सीधे चलेंगे। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, सीखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ये तीनों टर्म्स क्या है, एक एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं कि एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इन चीजों को समझते हैं क्या चीज। ठीक, जैसे ये कोई पर्सन है, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ग्राउंड लेवल है सपोज फॉर एग्जांपल, और ये कोई एक बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है। ये एक बिल्डिंग है। ठीक, इस बिल्डिंग के ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ है, बैठा है, खड़ा है, इससे नहीं मतलब, बस इन बिल्डिंग के ऊपर एक पर्सन है। ठीक, इस बिल्डिंग के ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक पर्सन है। अब यहां पर एक इधर बनाते हैं हम, ये एक टावर लगा हुआ है। देखो, हम एक्चुअली में क्या है कि ये तीनों चीजें हम यहां पर एक ही फिगर में हम ड्रा करके समझा देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहीं पर समझ में आ जाएंगी, इसके बाद हमें कोई एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, तो ये एक पर्सन है, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में एक पर्सन है, और इधर एक टावर लगा हुआ, टावर टावर ऐसे लगा। ठीक है, टावर लगा हुआ है यहाँ पर इस पोजीशन पर। ठीक, अब इस टावर का एक ये है टॉप मोस्ट पॉइंट, और ये है बॉटम पॉइंट, ये बॉटम है। ठीक, टावर का यहाँ पर जमीन है, ग्राउंड लेवल है, और ये टॉप पॉइंट है। ठीक, अब इस पर्सन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इस पर्सन के अकॉर्डिंग, तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो क्या है इसके अकॉर्डिंग, तो हॉरिजॉन्टल ये है भाई, हॉरिजॉन्टल लेवल जो है इस पर्सन के अकॉर्डिंग यही है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक, ओके। अगर ये पर्सन टावर का टॉप देखेगा, टॉप टॉप पॉइंट देखेगा, तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से इसे सर को उठाना पड़ेगा भाई। अगर टावर का ये टॉप देखेगा, सपोज फॉर एग्जांपल कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक, और अगर हमें टॉप देखना हो टावर का, तो हमें सर को ऐसे करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो ये सर को उठाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से उठाएगा, और टावर का टॉप देखने के लिए, टावर का टॉप देखने के लिए क्या करेगा, इस तरह से देखेगा टॉप, ये हमारे टॉप ऑफ द टावर ऐसे देखेगा ये। तो सर को जब ये उठाएगा तो ये चलिए ये तो उठाएगा अगर सर को, तो ये एंगल जो है आपका, सपोज फॉर एग्जांपल कि ये θ1 जो है, θ1 जो है आइस को उठाता है, मतलब सर को, और इस टावर के टॉप को देखता है। ठीक है,
तो ये θ1 मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से उठाएगा इस टावर के टॉप को देखने के लिए, ठीक। और इस टावर के अगर बॉटम को देखना हो तो सर क्या करेगा, ये तब फिर उठाएगा नहीं, तब इसको झुकाना होगा। भाई हॉरिजॉन्टल हमारा ये है, ठीक है, हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल जो नॉर्मल व्यू होता है ये होता है। अगर कोई ऊंची चीज को हमें देखना हो, कोई चीज बहुत ऊंची लगी हो तो हमको सर को उठाना पड़ेगा ऊपर देखने के लिए, और कोई चीज नीचे देखना हो तो हमें सर झुकाना पड़ेगा ऐसे उस बॉटम को देखने के लिए। अगर टावर के बॉटम को देखना चाहेगा तो ये इस तरह से देखेगा, ठीक। टावर के बॉटम को इस तरह से देखेगा। तो हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से यह एंगल जो है ये θ2 मान लेते हैं। हॉरिजॉन्टल से ऊपर टावर के टॉप पोस्ट को पॉइंट के देखने के लिए हॉरिजॉन्टल से θ1 एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, और टावर के बॉटम को देखने के लिए हॉरिजॉन्टल से θ2 एंगल बनाएगा। अब हॉरिजॉन्टल से ये θ2 एंगल ये देखिए, ये इतना बनाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज यहां पर समझो, बहुत सिंपल सी चीज है। θ1 को क्या कहते हैं, θ1 को ही कहते हैं यहां पर, θ1 को ही कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। θ1 को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन। और जो θ2 है यहां पर, इसको क्या कहते हैं, तो θ2 को हम यहां पर कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, जिस लाइन ऑफ साइट के थ्रू ये देख रहा है, ये देखो लाइन ऑफ साइट ऐसे ही आ गया, ठीक है, यानी इसके आई, ऑब्जर्वर के आई और जिस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्व कर रहा है उससे जो लाइन जुड़ती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ऑब्जेक्ट को, यानी जो ये टावर के टॉप को देखने के लिए और इससे आई, जो ऑब्जर्वर की आई है और टावर का टॉप से जो लाइन जुड़ी हुई है, इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन ऑफ साइट है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन के जो लाइन ऑफ साइट है वो ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए जो लाइन ऑफ साइट है वो ये है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो लाइन ऑफ साइट क्या है, तो उसके लिए लाइन ऑफ साइट ये है हमारी, ठीक। भाई ऑब्जर्वर और जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसको ये ऑब्जर्व कर रहा है उसको देखने के लिए, उन दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए जो लाइन बनती है वो लाइन ऑफ साइट होती है, ठीक है। अगर वो अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की चीज को ऑब्जर्व करता है तो वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल से ऊपर की चीजों को जो ऑब्जर्व करेगा, सर उठा के जिसे देखना पड़े, वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, ठीक। और अपने हॉरिजॉन्टल से नीचे की चीजें को अगर ये ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है, ठीक है। बेसिकली ये बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं, इनको सीखा जा सकता है नॉर्मली। अभी जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हमारा, ठीक है। और ये ग्राउंड लेवल है हमारा, ठीक है, ये बिल्डिंग पर ये कोई पर्सन है, ये ऑब्जर्व कर रहा है। आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया होगा। और ये जो लाइन ऑफ साइट है, जब भी कोई ऑब्जर्वर, जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वर है और ये किसी बॉल को, ये ग्राउंड लेवल पे एक बॉल रखी है, फुटबॉल है, और इसे ऑब्जर्व कर देख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यार इसको ऐसे देखेगा, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल से जो होगा ये एंगल कुछ बना के डाउन में देखेगा तभी तो ये दिखेगी। तो इस ऑब्जर्वर और इस बॉल के बीच से जो लाइन जुड़ेगी, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। और ये जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा इसका, ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। लेकिन अगर कोई चीज ऊपर हो और जब इसे ऑब्जर्व करेगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ठीक है। बेसिक चीजें यही सीखनी इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। एग्जांपल नंबर 1 हम यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एग्जांपल नंबर 1 जो है सॉल्व करते हैं। क्या है एग्जांपल नंबर, क्या कह रखा है इसमें, देखते हैं। A tower stands vertically on a ground from a point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. ठीक, ये हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चंस के साथ में फिगर बनाते हुए समझते चलेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा है, ठीक है। देखिए क्या बता रहे हैं कि
अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है हमारा। एक टावर है यहाँ पर, टावर को आप एक लाइन की तरह भी कंसीडर कर सकते हो, टावर है, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा टावर है, ठीक है। ये टावर का टॉप मोस्ट पॉइंट है और ये टावर का जो है बॉटम वाला पॉइंट है, ठीक। वर्टिकली खड़ा है तो टावर वर्टिकली है ग्राउंड के, ये ग्राउंड लेवल है हमारा, ठीक। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, टावर वर्टिकली खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर के फुट से 15 मीटर दूरी पर एक पॉइंट लेना है। टावर के फुट से 15 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, वहां से फ्रॉम अ पॉइंट, यही कहा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पाएगा? 60 डिग्री। हमने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो ऑब्जर्वर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, इसे यहीं से तो ऑब्जर्व करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन में बताया था कि ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ यानी टॉप ऑफ द मोस्ट, इन्होंने ही बताया है कि टॉप ऑफ द टावर से और टॉप ऑफ द टावर और इस पॉइंट के बीच में जो लाइन ऑफ साइट होगी वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगी, और कितना बनाएगी? 60 डिग्री बनाएगी, ठीक है। 60 डिग्री मींस ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा हमारा? 60 डिग्री बताया है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। ये कितना दे रखा है? तो ये जो डिस्टेंस हमें दे रखा है 15 मीटर दे रखा है। मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, एक तरह से ट्रायंगल ही तो है ये, ठीक है। अरे ये टावर है, ठीक है, वर्टिकली है, लेकिन एक तरह से ये ट्रायंगल मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक। हमसे क्या पूछा? हाइट ऑफ द टावर। मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द टावर ए बी है। ए बी क्या है? हाइट ऑफ द टावर। इसको हम एच कह सकते हैं, इसको हम एच कह सकते हैं, स्मॉल एच, बिल्कुल कह सकते हैं। हाइट ऑफ द टावर ए बी को स्मॉल एच कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा थ्योरी भी लिखी हुई है, थ्योरी आप बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है। थ्योरी कैसे लिखा जाता है सॉल्यूशन में, वो आप बुक से भी देख सकते हैं और वो आप अपने से भी लिख सकते हो। थ्योरी इतना लिखना है कि सामने वाला जो एग्जाम्पल, जो कॉपी, एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ में आ जाए, बस इतनी लिखनी है, ठीक। तो ये हमारा टावर है जिसकी हाइट हमने एच मान ली है, और एक पॉइंट है सी पॉइंट है जो कि हमने ग्राउंड पर लिया है, और वो बी पॉइंट से 15 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड है। 60 डिग्री का ये एंगल है हमारे यहाँ पर, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। हमें ये बताना है हाइट ऑफ द टावर, ठीक। तो यहाँ पर हम कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिखें, जिसमें कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिखें जिसमें एच हमारा आए और एक नोन क्वांटिटी आए, क्योंकि ये एक अननोन है, एक नोन क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये पता है और ये हमें निकालना है, ये पता है, ये हमें निकालना है, और हमें पता है कि इसका और इसका रेशियो क्या होता है, ठीक। हमें देखिए 60 डिग्री है, अगर हम tan 60 लिखना चाहें यहाँ पर, tan 60 इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में अगर हम देखें, एबीसी ट्रायंगल में देखें तो एबीसी ट्रायंगल में जो है बीसी कितना दे रखा है आपको? बीसी 15 मीटर दे रखा है, 15 सेंटीमीटर की मीटर दे रखा है, ठीक। 15 सेंटीमीटर है कि मीटर है? 15 मीटर दे रखा है, ठीक है, 15 मीटर है, ठीक। और आपको ए बी कितना दे रखा है? ए बी, तो ए बी है एच, जो कि हमें निकालनी है, ठीक, ओके। अगर हम इस ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा लिखें तो tan 60 लिखें, tan 60, ठीक है। ये जो 60 है tan 60, तो tan 60 क्या होता है? tan का जो फॉर्मूला होता है, बस यहीं पर फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। साइन कितना होता है? साइन कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइन होता है, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये कॉस होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है tan, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है tan। अगर हम इस एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सामने वाली साइड क्या होगी? सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर होगी, ठीक। तो सामने वाली साइड अगर परपेंडिकुलर होगी तो परपेंडिकुलर क्या है? AB, तो tan 60 क्या होगा? AB अपॉन BC, बेस होगा ना BC, भाई सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, एडजेसेंट साइड जिसके बेस होगी, BC बेस हो जाएगा, तो AB अपॉन BC हो जाएगा tan 60। लेकिन AB कितना है?
क्वेश्चंस में ए बी तो बता रखा है, ए बी एच माना है भाई, ए बी को निकालना है तो हमने एच मान लिया, हाइट ऑफ द टावर को एच मान लिया। बीसी कितनी, बीसी 15 मीटर पता है, 15 लिख दिया। tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। और ये h यहां पर लिखा है, ऐसे लिख देंगे और ये 15 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 15√3 मीटर। ये हमारी आ जाएगी टावर की हाइट, टावर की हाइट आ गई, कितनी आ गई, 15√3 मीटर, ठीक है। यानी जो ये हाइट होगी, ये वाली हाइट होगी जो, ये कितनी होगी, 15√3 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर, ठीक। आई होप आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत धीरे से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो लोग पहली बार, जैसे कोई किसी को पता है ट्राइग्नोमेट्री के बारे में, चलो ठीक है, बहुत उसको लग रहा होगा बहुत धीरे चल रहे हैं, लेकिन जिसने कभी ट्राइग्नोमेट्री सीखी नहीं है, चैप्टर नंबर 8 सीखा है, अभी एप्लीकेशन ही नहीं सीखा है, ठीक है, तो उसके लिए हम बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत धीरे धीरे चल के हमने जो है सॉल्व कराया है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, पहले तो हम फिगर बनाएंगे इसमें बहुत अच्छा सा, फिर उसके बाद जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बताता जा रहा है वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं, ठीक। एक पोल बना लेते हैं, 5 मीटर का पोल है, ये 5 मीटर का पोल है, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर का पोल बनाते हैं पहले हम, ये 5 मीटर का पोल है मान लेते हैं, ठीक। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये 5 मीटर का पोल है, ठीक है। इस पोल की हाइट 5 मीटर है और ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये 5 मीटर का पोल है, ठीक। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work। देखिए क्या बता रहा है कि उसको जो है टॉप से 1.3 मीटर डाउन पे फॉल्ट है, उसको ठीक करना है, उसको रिपेयर करना है। अगर ऊपर की टोटल हाइट कितनी है, तो टोटल हाइट इसकी है 5 मीटर। भाई इस पोल की अगर टोटल हाइट देखें तो कितनी है, इस पोल की टोटल हाइट तो इन्होंने बता रखी है कि 5 मीटर है ना, तो इस पोल की टोटल हाइट 5 मीटर। लेकिन 5 मीटर पे काम जाके नहीं करना उसे, उसको काम करना है 1.3 मीटर डाउन, ठीक है। 1.3 मीटर डाउन पे काम करना है उसको, यहां पर काम करना है, फॉल्ट यहां पर आया है पोल में, ठीक। ओके, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। अब इन्होंने कहा कि वो जो लेडर है, जो सीढ़ी है, उसका लेंथ कितना होना चाहिए कि जब वो यहां पर इंक्लाइन करे, और इंक्लाइन भी करे तो एक स्पेसिफिक एंगल दे रखे हैं 60 डिग्री पर इंक्लाइन करे, 60 डिग्री पर इंक्लाइन करे, तो इस सीढ़ी का लेंथ कितना हो कि वो जहां पर फॉल्ट है वहां तक पहुंच जाए, ठीक। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर, और यू में टेक √3 इक्वल्स टू 1.73, ठीक। √3 का वैल्यू इसमें कहा है कि 1.73 आप ले सकते हो, ठीक। इसमें आपको बता दिया कि √3 का वैल्यू 1.73 ले सकते हो। और इन्होंने ये भी पूछा है, इसमें इन्होंने ये भी पूछा है कि ये सीढ़ी का जो बॉटम है वो कहां पर रखे, इस पोल के बॉटम पॉइंट से, ठीक है, ये कहां पर रखे कि ताकि 60 डिग्री का एंगल बने तो अपने फॉल्ट पर पहुंच जाए काम करने के लिए, जहां पर फॉल्ट है वो बॉटम से कितनी दूर पर रखे, ठीक। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, लेकिन समझना है क्वेश्चंस को,
एक बार हम पूरा समराइज करके आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे पहले कि ये हमारा क्या है, टावर है। ये पूरे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, टावर की हाइट कितनी है, 5 मीटर है। टावर में आ गया फॉल्ट, कहाँ आ गया फॉल्ट, ऊपर से 1.3 मीटर, ऊपर से उसमें लिखा हुआ ऊपर से 1.3 मीटर पे फॉल्ट आया है। ठीक, अब ऊपर से 1.3 मीटर पे फॉल्ट आ गया है, अब यहाँ पर फॉल्ट ठीक करना है। तो उसने क्या किया कि उस जो इलेक्ट्रीशियन है उसने एक सीढ़ी लेके आई, सीढ़ी लेके आई और इलेक्ट्रीशियन और उस सीढ़ी को लगा दिया यहाँ पर लाके। ठीक, ठीक है, और उस सीढ़ी को एक स्पेसिफिक एंगल पे लगाना है। कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे लगाना है। ठीक है, तो आपसे सवाल ये किया गया है कि उस सीढ़ी का हाइट कितना होगा, उस सीढ़ी का लेंथ मतलब कितना होगा उस सीढ़ी का। और दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि वो जो सीढ़ी है उसका बॉटम पॉइंट इस टावर के बॉटम पॉइंट से कितनी दूरी पर रखा होगा। ये दोनों चीजें आपको बतानी है। सवाल आपको समझ में आएगा, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ये इतनी बड़ी अंग्रेजी में सवाल यहाँ पर लिखे हैं। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहली बात तो कहां पर हमें फॉल्ट ठीक करना है, उसको बॉटम से कितना लेंथ होगा ये पता करना है हमें। ठीक है, तो देखिए पूरे हाइट का लेंथ कितना है, 5 मीटर है और इसका लेंथ कितना है, 1.3 मीटर है। तो पूरे हाइट में से 1.3 माइनस करेंगे, इतना निकालेंगे। अरे भाई जहां पर आपको काम करना है बॉटम से पहले वो तो पता करें। तो पहले पता करते हैं 5.0 1.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट लाएंगे, माइनस करेंगे कितना आया। ठीक, तो 10 में से इधर आए खा से लेंगे, 10 में से 7 3 के 7 और यहाँ पर देखो 4 में से 3 गए, 4 में से 1 गए तो 3, 3.7 मीटर। ठीक है, इसका मतलब बॉटम से ये जो हाइट है पॉइंट पी की, पॉइंट पी हमने इसको माना है, तो बॉटम से ये जो हाइट है पॉइंट पी, इसकी हाइट है 3.7 मीटर। ठीक है, 3.7 मीटर है पॉइंट पी की हाइट। पॉइंट क्यू इसका बेस है और ये पॉइंट जो है वो आर है। ठीक, बहुत ही सिंपल सवाल है। पी क्यू आर ट्रायंगल की बात करेंगे हम। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में आप ऑब्जर्व क्या करेंगे कि पी क्यू का लेंथ तो बताइए सबसे पहले कितना है। तो पी क्यू का लेंथ अभी हमने निकाला है कितना, 3.7 मीटर, 3.7 मीटर। ठीक, पी क्यू का लेंथ। क्यू आर का लेंथ कितना है, क्यू आर का लेंथ क्या है, तो क्यू आर है क्या, ये है बॉटम पॉइंट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बॉटम पॉइंट ऑफ टावर। ठीक है, क्यू आर ये हमें निकालना है, हमें क्यू आर निकालना है। चलो मैं यह मान लेता हूं कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं कुछ मान लेता हूं। चलो ठीक है, इस लेंथ को मैं कुछ मान लेता हूं, जैसे x मान लो। ठीक, x मान लेता हूं, इस लेंथ को हम x मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर x लिख दिया हमने। ठीक भाई, x माना हमने इस लेंथ को बॉटम पॉइंट में। और यहाँ पर ट्रायंगल में पी आर क्या है, पी आर ट्रायंगल में बताइए, ट्रायंगल में आप बताइए पी आर क्या है। तो पी आर है लेंथ ऑफ द लेडर। ठीक है, लेंथ ऑफ द लेडर यानी सीढ़ी का लेंथ। ये सीढ़ी है, भाई सीढ़ी ऐसे तो लगाएगी, चढ़ के जाएगी या काम करेगी। तो जो सीढ़ी का लेंथ कितना है, तो पी आर क्या है, लेंथ ऑफ लेडर। ठीक, लेंथ ऑफ द लेडर है, पी आर है लेंथ ऑफ द लेडर। लेंथ ऑफ द लेडर है, इसको हमने h से कह दिया, लेंथ ऑफ द लेडर को h से कह दिया। ठीक है, और जो डिस्टेंस है इसको x से कह दिया। अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर में हम tan 60 लिखते हैं, tan का रेशियो लिखते हैं। अब tan का क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर, अगर हम इस एंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो परपेंडिकुलर पता है और हमें निकालना है बेस। अच्छा, हमें बेस भी निकालना है और हमें हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। तो हम परपेंडिकुलर से इस लेंथ को निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन सबसे पहले हम बेस को निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर लिखते हैं tan 60, tan 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर, अगर इस एंगल को ऑब्जर्व करोगे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी पी क्यू अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू अपॉन क्यू आर। और पी क्यू क्या होगा, पी क्यू परपेंडिकुलर है तो 3.7 है, और क्यू आर क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर को हमने क्या माना है, तो क्यू आर आप देख सकते हो, क्यू आर यहाँ पर x माना है। ठीक, x माना है। ठीक, tan 60 का क्या वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 और आपका ये आ गया 3.7 डिवाइडेड बाई x। तो x का वैल्यू अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 3.7। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3.7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। ठीक, अंडर रूट 3 का वैल्यू सवाल में पूछा है कि 1.73 रख सकते हो, तो 3.7 डिवाइडेड बाई 1.73, ये हमारा क्या सॉल्व हो के आ गया 3.7 डिवाइडेड बाई 1.73, ये x सॉल्व हो के आ गया, x सॉल्व हो के आ गया। x क्या है, x है डिस्टेंस ऑफ द लेडर फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर। ठीक, ये हमारा x सॉल्व हो गया, डिस्टेंस ऑफ द लेडर इतनी होगी, ये मीटर आएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा इतने मीटर आएगा। अब ये डिस्टेंस ये कैसे सॉल्व हो के आएगा, ये है आपके ऊपर कि आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इसका आंसर निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी हो जाएगी लेंथ ऑफ द लेडर, यानी लेंथ ऑफ द बॉटम ऑफ द लेडर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी। लेकिन अब हमें तो निकालनी है ये पी आर की लेंथ है, यानी जो लेडर है उसकी लेंथ कैसे निकलेगी। ठीक है, लेडर की लेंथ कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल है लेडर की लेंथ निकालना। ठीक है, अब यहाँ पर हम साइन थीटा अगर रख दे तो भी लेडर का लेंथ आएगा, क्योंकि साइन थीटा में परपेंडिकुलर आएगा और हाइपोटेन्यूज भी आता है, तो साइन थीटा से हम लेडर का भी लेंथ निकाल सकते हैं। तो हमने बेस का लेंथ निकाल दिया है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लेडर का लेंथ निकालते हैं। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप डिवाइड कर लीजिएगा आंसर लाने के लिए, फाइनल आंसर। हमारा पर्पस यहाँ पर यह है कि आपको एक मेथड सिखाया जाए, आंसर लाना पर्पस नहीं है कि फाइनली हम आपको अगर किसी सवाल का 2.75 आंसर आ रहा हो मीटर, तो हम 2.75 आंसर लाके आपको दिखाएं कि देखो 2.75 आंसर लाया है। ठीक है, आया इतने मीटर, ये पर्पस नहीं। मेन पर्पस ये है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, क्या थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। आंसर तो अपना आ ही जाएगा अगर आप सही तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर पे नहीं जाना है, लेकिन आप डिवाइड कर दीजिए और जो टर्म्स हमने फाइनली में लिखा है जब आप उसे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, वहां से आएगा। चलिए हम यहाँ पर पी आर की लेंथ निकालते हैं। पी आर की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 60 लिखेंगे। साइन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी साइन 60 हो जाएगा। अगर इस एंगल को ऑब्जर्व करो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर यानी पी क्यू, और पी क्यू हाइपोटेन्यूज हमेशा स्लैंट हाइट क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, तो पी आर हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू कितनी है 3.7 पी क्यू, और पी आर कितनी है पता ही नहीं। पी आर देखो लेंथ ऑफ द लेडर है, एच माना है पी आर को, ये एच हो जाएगा। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट 3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है, और 3.7 डिवाइडेड बाई एच। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3h, h इज इक्वल टू 2 इंटू 3.7। ठीक है, तो यहां से आपका h का वैल्यू आ गया 2 इंटू 3.7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। ठीक, तो फाइनली आंसर आपका क्या निकल के आया, 2 7 14, 2 3 6 7, और अंडर रूट 3 का वैल्यू क्या लिख सकते हो 1.73। फिर से हम यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर भी आप जो है h का वैल्यू निकलेगा। h क्या है, ये इसकी लेंथ है, h इसकी लेंथ है। ठीक है, लेडर की लेंथ है, तो आप h का वैल्यू यहाँ से डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा आपका इतने मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा h का। ठीक है, फाइनल आंसर नहीं, इसको डिवाइड करने के बाद फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि बहुत धीरे, बहुत स्लोली हम चल रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि आपको सवाल लगाने का तरीका सिखाया जाए। ठीक है, मेथड सिखाया जाए, सवाल को कैसे लगाते हैं, ना कि आंसर सिखाया जाए कि हाँ ये आंसर आ गया, क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आपको आया ना। ठीक, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। चलिए अगला हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 देखिए क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। बिल्कुल हम एक चिमनी बनाते हैं, ये एक चिमनी है और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है हमारा। ठीक है, चिमनी का ये बॉटम है। ठीक, चिमनी ये पूरी है, चिमनी का ये बॉटम पॉइंट है और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है हमारा। ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेस।
प्लेन हमारा, ठीक। और ये जो ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर, इसका हाइट देखे हैं कुछ ऑब्जर्वर का कितना दे रखे हाइट, आपके क्वेश्चंस में हाइट दे रखे हैं इस ऑब्जर्वर की 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर की हाइट है, ये ऑब्जर्वर की हाइट है। और ये जो ऑब्जर्वर है वो चिमनी से कितनी दूरी पर है, इसका भी वैल्यू दे रखे हैं, कितना दे रखे हैं 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, यानी ये चिमनी का बॉटम है, चिमनी के बॉटम से इस ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस रखे हैं वो 28.5 मीटर रखे हैं। एंड ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, ठीक है, अवे फ्रॉम चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री, यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसके आईज से टॉप ऑफ द चिमनी है वो कितना 45 डिग्री, ठीक है। यह है एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल से ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा थीटा, ठीक है। लेकिन थीटा हम क्या लिख रहे हैं, इसमें तो एंगल दे रखा है, इसमें तो एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिख देते हैं, ठीक। हॉरिजॉन्टल से ही एंगल दे रखा होगा। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है, आपको चिमनी का हाइट पूछा गया है, चिमनी का हाइट h मान लेते हैं, चिमनी का हाइट कितना मान लेते हैं, चिमनी का हाइट हम h मान लेते हैं, h है चिमनी का टोटल हाइट, ये टोटल हाइट चिमनी का कितना है h है, ठीक। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें, ठीक है, यहां से तो ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के बराबर ही होगा ये लाइन, ये लाइन अगर हम यहां से ड्रा करते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के बराबर ही ये लाइन होगा, बिल्कुल ही होगा। अच्छा, जितना डिस्टेंस ये बॉटम ऑफ द चिमनी से इस ऑब्जर्वर का है उतना ही तो डिस्टेंस ये चिमनी से इस ऑब्जर्वर का है, भाई ऑब्जर्वर तो वही है, बस ये ऊपर यहां से हमने ले लिया है, ये आई से ऑब्जर्व कर रहा है ना अपने, तो ये डिस्टेंस है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, ये डिस्टेंस क्या इसके बराबर होगी, ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो 28.5 मीटर ये भी होगी। इतना समझ में आया, बिल्कुल आया, ठीक, इतना तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, आप एक चीज और ऑब्जर्व करें, एक चीज और ऑब्जर्व करें, इस ऑब्जर्वर का, ये जो बंदा है इस ऑब्जर्वर का हाइट कितना है 1.5 मीटर है, ठीक। तो आपको ये पता होगा कि जब इसका हाइट 1.5 मीटर है तो यहां तक का ये वाला जो हाइट होगा ये भी तो 1.5 मीटर होगा, भाई ये भी तो हाइट 1.5 मीटर होगा, ठीक। तो हम h नहीं मानेंगे, डायरेक्टली नहीं मानेंगे, तो फिर पहले का है मान लिया, पहले इसलिए मान लिया कि आप भी h मान लेते पहले और फिर सवाल गलत हो जाता। तो इस तरह से पहले h नहीं मानना है, पहले सवाल में कोई भी चीज नहीं करनी है, हमें पहले ऑब्जर्व करना है क्या क्या चीजें दे रखा है सवाल में, ठीक है, उसके बाद जो मानना है, पहले वेरिएबल नहीं माना जाता है, ये सिखाना था। तो ये जो हाइट है वो कितना है, ये इस ऑब्जर्वर का हाइट कितना है 1.5 मीटर, तो ये भी हाइट हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है, ये इतना हाइट हो जाएगा। अब हमें जो चिमनी का, ये टोटल हाइट चिमनी का इतना है, भाई चिमनी का टोटल हाइट कितना है, तो टोटल हाइट तो चिमनी का इतना है, ठीक है। अच्छा, हमें अब कितना निकालना है, हमें सिर्फ इतना निकालना है, ठीक है, इतना निकालना है, तो इतना निकालना, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। तो आप एक चीज देखो यहां से कि सी बी सी निकालना है, बीसी को हम एच मान सकते हैं, अब हम एच मान लेंगे, ठीक, क्योंकि सारी चीजें डिफाइंड होने के बाद जो चीज निकालना है उसको हम मानते हैं वेरिएबल, ठीक। चलिए इस ट्रायंगल में लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो सारी चीजें हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ए बी क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी क्या है, ए बी यानी चिमनी से इस ऑब्जर्वर की डिस्टेंस कितनी है ग्राउंड लेवल पर, तो वो है 28.5 मीटर, ठीक, 28.5 मीटर, ठीक, ओके। बीसी कितना है, बीसी, ठीक है, तो बीसी हमारे यहाँ एच माना है, बीसी को तो हमने एच मान लिया, ठीक, बीसी। और हाइट ऑफ द चिमनी यानी हाइट ऑफ द चिमनी या लेंथ ऑफ द चिमनी जो भी है, चलो हाइट ऑफ द चिमनी लिख देते हैं, इसमें फाइनली क्वेश्चंस में यही तो बोला है,
व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। तो हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट कितनी होगी, तो हाइट ऑफ द चिमनी होगी BC प्लस BP, ठीक। अरे भाई BC ये होगी और BP ये होगी, तो टोटल हाइट ऑफ द चिमनी मिलेगी कि नहीं, तो BC प्लस BP यह हाइट ऑफ द चिमनी होगी, ठीक। BP आपको दे रखा है, BP आपको दे रखा है 1.5 मीटर, ये BP आपको पता ही है 1.5 मीटर जो हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर है, ठीक। BC हमें निकालनी है, यानी H हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें H निकालना है, ओके। BC हमें निकालनी है, हमें H निकालना है। तो कैसे ये H सॉल्व होगा हमारा, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको बेस पता है और परपेंडिकुलर नहीं पता। अब कैसे परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड होगा, अरे इस एंगल को हम कंसीडर करेंगे ना, अगर हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर नहीं पता जबकि बेस पता है, और परपेंडिकुलर बेस कहाँ आता है, tan में आता है, ठीक। तो इस ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हम tan 45 लिखते हैं, tan 45 हो जाएगा कितने, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी BC, tan 45 इस एंगल को ऑब्जर्व करोगे सामने वाले साइड परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस कितना हो जाएगा AB। BC क्या है, चलो पहले तो हम BC नहीं लिखते हैं, पहले BC अपॉन AB नहीं लिखते हैं। सबसे पहले tan 45 की वैल्यू क्या है ये लिखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45, 1 है। tan 45 की वैल्यू 1 है, तो BC अपॉन AB, इसका मतलब AB जो है वो BC के बराबर है, AB जो है वो BC के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB और BC बराबर है। अगर AB और BC बराबर हैं तो AB कितना है 28.5 और BC कितना है H, इसका मतलब AB H भी 28.5 होगी, H भी 28.5 होगी। तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पर हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये भी 28.5 होगी। तो H का वैल्यू यहाँ पर आप देखो 28.5 तक तो और प्लस 1.5, तो आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 5 5 10, 8 1 9 1 10, 2 1 3, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे यहाँ, तो फाइनली कितनी निकल के आ गई, ये पॉइंट के बाद 0 हटा देते हैं, तो फाइनली 30 मीटर आ गई हाइट आंसर। तो हमारा कितना आंसर हो गया, हाइट ऑफ द चिमनी 30 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द चिमनी कितना हो गया 30 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर रहा 30 मीटर, ठीक है। तो ये हमारी चिमनी की हाइट होगी। कैसे आपने देखा कितना सिंपल सवाल थे कि सॉल्व भी नहीं करना है और आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जब आप इस तरह की चीजों को, सवालों को इस तरह से समझोगे, बिल्कुल बेसिक से एक एक फिगर बना के एक एक चीजों को डिफाइन करके जब सवाल आप सॉल्व करोगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप सवाल को देखते ही मतलब देखते ही तुरंत आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है हाइट ऑफ द जो चिमनी होगी, चिमनी की टोटल हाइट हमने बताया ना BC अपॉन BC प्लस BP होगी, और H प्लस 1.5 ये पहले ऑब्जर्वर की हाइट है, और ये हमारा 28.5, क्योंकि 28.5 BC tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और जब ये 1 हो जाएगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC AB बराबर हो जाएंगे, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द चिमनी और ऑब्जर्वर के बीच में जो डिस्टेंस ये होगी वही हाइट होगी चिमनी की, ठीक है। तो ये हाइट हो जाएगी, लेकिन ये यहां से होगी क्योंकि प्लस हाइट इसमें इसलिए क्या है क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द चिमनी हमें निकालनी थी, ठीक है। तो फाइनली आंसर हमारा कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस पे हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन जो अगला एग्जांपल है वो हमारा क्या है उसको देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 को। तो चलिए एग्जांपल नंबर जो है 4 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में क्या रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground the angle of elevation of the top of the 10-meter tall building is 30 degree, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ग्राउंड से ये 10 मीटर की एक बिल्डिंग है, ये कोई 10 मीटर की बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग का हाइट जो है कितना है 10 मीटर है। इस बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना है 10 मीटर आपको बता रखा है। तो देखिए इस बिल्डिंग का हाइट 10 मीटर हम लिख देते हैं, ठीक है। और पॉइंट P ऑन द ग्राउंड लिया है, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट P हमने ग्राउंड पे ले लिया है, ठीक। P पॉइंट हमने ग्राउंड पे लिया है, ठीक है।
अब बिल्डिंग का जो टॉप है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है बिल्डिंग के टॉप। अगर इस पॉइंट से हम ऑब्जर्व करें बिल्डिंग के टॉप को तो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से हमने बिल्डिंग के टॉप को सिर्फ ऑब्जर्व किया है तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक, ये एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री। यही तो बताया है पहले स्टेटमेंट में। ठीक है, a flag is hoisted on the top of the buildings and the angle of elevation of the top of the flag staff from point P is 45 डिग्री। ठीक है, एक यहां पर फ्लैग होस्ट कर दिया गया है, एक झंडा बना दिया गया है यहां पर। ठीक है, एक फ्लैग लगा दिया गया है यहां पर। ठीक है, और कहा गया है कि जब इस फ्लैग के टॉप को ऑब्जर्व किया गया, इस फ्लैग के टॉप को इसी पॉइंट पी से, जब इस फ्लैग के टॉप को ऑब्जर्व किया गया तो इसमें क्या बताया गया कि एंगल जो है 45 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, जब आप इस फ्लैग के टॉप को ऑब्जर्व करेंगे, इसी पॉइंट पी से जब ऑब्जर्व करेंगे इस फ्लैग के टॉप को, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो 45 डिग्री बना। ठीक है, तो बना देते हैं हम यहां पर। तो इस फ्लैग के टॉप को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां से, ग्राउंड लेवल से, और जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना है टॉप ऑफ द फ्लैग के लिए, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना बना है, ये 45 डिग्री है पूरा। ठीक, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी पी पॉइंट से इस बिल्डिंग का डिस्टेंस का ये पॉइंट बताना है। ये मान लेते हैं कुछ पी क्यू, तो इस बिल्डिंग से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है ये आपको बताना है। दूसरी चीज आपको बतानी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द √3 का भी वैल्यू रखे हैं इसमें। √3 का वैल्यू क्या इस्तेमाल करना है आपको इस क्वेश्चन में, 1.732। देखिए √3 का जो भी वैल्यू क्वेश्चंस में दे रखे वही वैल्यू आप इस्तेमाल करना, तब जाके आपका आंसर आएगा, वरना गलत हो सकता है। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। ठीक है, तो आपको लेंथ बतानी है, फ्लैग स्टाफ की लेंथ क्या होगी और डिस्टेंस आपको बताना है। इस पी पॉइंट का डिस्टेंस आपको बताना है इस बिल्डिंग के क्यू से, डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, सारी चीजें जो है हमने लिख दी, नेमिंग कर दी, पी क्यू। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं आर, पी क्यू आर, और इस जो टॉप मोस्ट पॉइंट को नाम देते हैं एस। ठीक है, क्या क्वेश्चंस में आपको पी क्यू बतानी है। ठीक है, आपको पी क्यू बतानी है, यानी लेंथ ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द पॉइंट क्यू। ठीक है, इसकी लेंथ बतानी है, ये चीज आपको बताना है। और फ्लैग स्टाफ यानी इसकी लेंथ बतानी है, ये झंडे की ये जो लेंथ है ये आपको बतानी है, एस आर बतानी है। ठीक है, चलिए तो इन ट्रायंगल सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं, जैसे इसकी लेंथ क्या मान लेते हैं, इसकी लेंथ मान लेते हैं h। जिसकी लेंथ नहीं पता उसका कुछ तो मान लेते हैं, तो जैसे इसका x मान लेते हैं। ठीक है, PQ को हम ले हैं s मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं h। ये जो हाइट है ये यहां से यहां तक की तो हाइट बतानी है, ये h मान लेते हैं। ठीक, h मतलब SR को h माना। ठीक, तो इन ट्रायंगल सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जो बिल्डिंग का हाइट है वो 10 मीटर है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PQR है, इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में आप देखिए, PQR मतलब PQR, इस PQR ट्रायंगल में देखिए। ठीक, कितना एंगल है, तो PQR ट्रायंगल में जो है ये एंगल 30 डिग्री है, ये पूरा 45 है, लेकिन इतना जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो 30 डिग्री है ट्रायंगल PQR में। देखिए PQ कितना है, तो PQ आपको है x है, और QR कितना है, QR। अब कहोगे QR क्या है, QR ये है बिल्डिंग का हाइट, 10 मीटर बता ही रखा है, तो 10 मीटर लिखेंगे। और PQR, और आपका क्या है ये PR, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। ठीक, चलिए ट्रायंगल में लिखते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल में सबसे पहले इन ट्रायंगल PQR में क्या लिखेंगे, tan 30 क्यों, परपेंडिकुलर दे रखा है, अगर इस एंगल को ऑब्जर्व करोगे और बेस निकालना है। ठीक, तो
तो tan 30 सबसे पहले लिखते हैं tan 30। tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा QR और बेस कितना होगा PQ। QR कितना है, QR कितना है, QR ये देखिए लिखा हुआ QR 10 मीटर, तो QR लिखते हैं 10 मीटर। और PQ कितनी है, तो PQ x है जो कि निकालनी है हमें, ठीक। tan 30 का वैल्यू हमें पता है बहुत अच्छे से, कितना है 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू, ठीक है 1/√3 होता है। 10/x लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10√3, x का वैल्यू आ गया 10√3, मतलब x का वैल्यू आ गया, मतलब PQ का वैल्यू आ गया। PQ क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द बिल्डिंग, ये भी पूछा था उसमें। तो एक आंसर तो हमें पता चल गया कि भाई जो P पॉइंट है बिल्डिंग से उसकी कितनी डिस्टेंस होगी 10√3। √3 की वैल्यू क्या है 1 पॉइंट, इसको लिखना पड़ेगा √3 की वैल्यू, ठीक है। ये फाइनल आंसर नहीं होगा अभी फाइनल आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि √3 की वैल्यू आपको दे रखा है, तो आपको 10√3 की वैल्यू लिखो 1.732 और फिर आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 17.32, ठीक है। ये मीटर हो जाएगा, इतने मीटर ये डिस्टेंस होगी किसकी, पॉइंट P की पॉइंट Q से, ठीक। पहला सवाल हमारा यहाँ पर सॉल्व हुआ, ठीक। अब हम इस SR की डिस्टेंस सॉल्व करेंगे। SR की डिस्टेंस कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, SR की डिस्टेंस कैसे सॉल्व होगी, SR की डिस्टेंस कैसे सॉल्व होगी। तो आप एक चीज देखो कि आप पूरा का पूरा एंगल लोगे तभी तो यहाँ तक पहुंच पाओगे 45 डिग्री। तो पहले ये बात समझ में हमारी आ जानी चाहिए, उसके बाद हम SR का भी डिस्टेंस सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम इसे रब करने जा रहे हैं, इसके बाद हम ट्रायंगल मतलब SR का डिस्टेंस, दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें जो है ऑब्जर्व करना है इस ट्रायंगल में PQS, ट्रायंगल PQS में ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व करना है इन ट्रायंगल PQS। PQS ट्रायंगल में क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या आपको PQ पता है, PQ पता है, अभी अभी पता चलिए PQ, x का वैल्यू अभी हमने निकाला, कितना निकाला x का वैल्यू, तो अभी अभी हमने PQ निकाला है, सॉल्व होके आई थी, कितनी सॉल्व होके आई थी x की वैल्यू 17.32, 17.32, 10√3 सॉल्व होके आई थी ना, 10√3 सॉल्व होके आई थी PQ, ठीक है। PQ क्या QS पता है आपको, QS क्या है, पहले QS तो देखो, QS जो है वो QR प्लस RS है, नहीं समझ में आया। Q और S क्या है, तो Q और S है, Q और S क्या है, तो Q और S है Q प्लस R, QR प्लस RS, QS बराबर है QR प्लस RS। QR पता है 10 मीटर, क्योंकि ये बिल्डिंग है, इसका हाइट 10 मीटर है, तो QR कितना है, ये QR 10 मीटर, ठीक। RS कितना है, तो RS हमें H माना है, ठीक है, यही H हमें निकालना है, RS यही लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ है, H की वैल्यू ही लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ आपसे पूछा है, H की वैल्यू ही निकालनी है हमें, ठीक है। तो ट्रायंगल PQS में हम tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे। देखिए tan थीटा अब क्या लिखें बताइए, 30 डिग्री लिखें या 45 डिग्री लिखें, भाई पूरे ट्रायंगल के लिए लगा रहे हो ना, तो 45 डिग्री पूरे ट्रायंगल के लिए लिखोगे, चलिए tan 45। परपेंडिकुलर लिखनी, परपेंडिकुलर क्या है, अगर 45 डिग्री को ऑब्जर्व करोगे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी P1, जो पूरी साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, यानी QS, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी PQ, QS अपॉन PQ ये हो जाएगी। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू QS अपॉन PQ, यानी यहां से एक बात पता चल गई कि QS और PQ बराबर होंगे, QS और PQ बराबर होंगे, ठीक है, QS PQ बराबर होंगे। तो क्या PQ पता है, हाँ PQ पता है 10√3, तो QS बराबर कितना आ गया, QS आ गया, QS बराबर कितना आ गया, PQ के बराबर हो गया,
और पी क्यू है 10√3, 10√3, ठीक। लेकिन क्यूएस तो होता है क्यूएस क्यू आर प्लस आर एस होता है, क्यूएस तो होता है क्यू आर प्लस आर एस, तो ये 10√3 के बराबर होगा, ठीक। और क्यू आर एस को हमने माना है एच, तो आर एस की जगह आप एच लग सकते हो, और क्यू आर आपको पता है क्यू आर कितना है 10, तो क्यू आर कितना है 10 है, और आर एस की जगह आप एच लग सकते हो, और 10√3 यहाँ पर दिया गया है, ठीक। तो कितना सॉल्व हो जाएगा, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच बराबर कितना जाएगा 10 उधर जाएगा, तो आप देखो यहाँ पर 10√3 इधर लिखा है, 10√3 लिखा है, 10 फिर उधर जाएगा, ठीक। तो 10 टाइम्स √3 माइनस 1, ठीक, ये h की वैल्यू आपकी आ गई। √3 की वैल्यू है 1.73, जब यहाँ पर पुट करोगे और माइनस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे √10 की वैल्यू हम पुट करेंगे, √3 की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आएगी 1.732 माइनस 1, ठीक, कितना सॉल्व हो क्या आएगा। फाइनली अगर हम यहाँ पे इस टर्म को यहाँ पे लिखें तो h का वैल्यू कितना आएगा, फाइनली सॉल्व होके 10, और अंदर जो है जब 1.732 में से माइनस करोगे 1 को तो 0.732 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 7.32 मीटर, यही हमारा हाइट हो जाएगा। इस जो फ्लैग स्टाफ का जो हाइट होगा, ये वाला हाइट जो आपसे पूछा है, इसी का हाइट हो जाएगा 7.32 मीटर, ठीक। तो पहला तो सवाल आपसे पूछा था कि इसका हाइट बताओ, तो 7.32 मीटर, और दूसरा सवाल एक था कि इस लेंथ का हाइट बताओ, तो 10.3 और 0.3 की वैल्यू हमने मतलब 10√3 और √3 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर रख के 10 से मल्टीप्लाई करके इससे पहले वाले जो टर्म में क्या था उसमें हमने दिखाया था, ठीक है। तो हमारी जो हाइट हो जाएगी फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी होगी, 7.32 मीटर होगी, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस सवाल को। ये बहुत ही सिंपल, देखिए क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, हाइट एंड डिस्टेंस है, और हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन आपको थ्योरी समझना है क्योंकि बाकी सारा का सारा वर्ड प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना है। अगर क्वेश्चंस की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई तो आप फिगर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, फिगर बना नहीं पाएंगे, कैसे क्या चीज निकालना है यही नहीं पता कर पाएंगे, तो सवाल कैसे लगा पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें वर्ड प्रॉब्लम को समझना है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज एक बार समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएगा। कोई यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्री का बहुत ही हार्ड कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम अगले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 तक अभी तक यहाँ सॉल्व किए हैं, अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम रखते हैं यहीं तक, एग्जाम्पल नंबर 4 तक। धन्यवाद।